डॉक्टर जयशंकर शाही, बीए प्रथम वर्ष, अनिवार्य हिंदी से संबंधित इस व्याख्यान में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम कविवर सुमित्रा नंदन पंत रचित कविता पर्वत प्रदेश में पावस का अनुशीलन करेंगे। पंत जी प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। उनकी कविताओं में प्रकृति के मनोरम चित्र मिलते हैं। अंग्रेजी साहित्य में कई कवि हुए, जैसे वर्ड्सवर्थ, शेली, किट्स, और उनकी कविताओं में भी प्रकृति का या नेचर का बड़ा ही मनोहारी चित्र मिलता है। पंत जी की कविता में भी प्रकृति के नैनाभिराम दृश्य स्पेक्ट्रम की तरह हमें दिखते हैं। आज जिस कविता का अनुशीलन हम करेंगे, इसमें प्रकृति का मनोरम चित्र उपस्थित किया है कविवर पंत जी ने। पहले कविता के अंशों का वाचन और फिर इस पर अनुशीलन हम प्रस्तुत करेंगे। कविता का शीर्षक है पर्वत प्रदेश में पावस। शीर्षक ही आकर्षक है। पर्वत प्रदेश में पावस। प वर्ण की 3 बार आवृत्ति हो रही है, अनुप्रास अलंकार है। साथ ही पर्वत प्रदेश में पावस शीर्षक से हमें संकेत मिलता है कि इस कविता में पंत जी ने किस प्रकार का चित्रण किया है। पर्वत प्रदेश अर्थात पहाड़ों के प्रदेश, पर्वतीय अंचल का चित्र इसमें उपस्थित है। और पर्वतीय अंचल में, पर्वतीय क्षेत्र में, पहाड़ी इलाके में जब पावस ऋतु आती है, पावस ऋतु अर्थात बरसात का मौसम, वर्षा ऋतु, तो कैसा नैनाभिराम दृश्य उपस्थित होता है, उसका मनोरम वर्णन कविवर पंत जी ने इस कविता में किया है। तो पर्वत प्रदेश में पावस अर्थात पर्वतीय प्रदेश में, पर्वतीय अंचल में पावस ऋतु का कैसा सौंदर्य होता है, वर्षा ऋतु की कैसी छटा होती है निराली, उसका हम चित्र यहां देखेंगे। कविता का प्रारंभ हो रहा है, पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। तुक योजना, पर्वत प्रदेश प्रकृति वेश। साथ साथ संस्कृत के शब्दों का प्रयोग। पावस ऋतु संस्कृत का शब्द है जिसे तत्सम कहा जाता है। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। शब्द मधुर हैं, मसृण हैं, कोमल कांत हैं। भावार्थ हम देखते हैं। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। पर्वत प्रदेश में पावस ऋतु थी। पर्वतीय अंचल में, पहाड़ी क्षेत्र में बरसात का मौसम था, वर्षा की ऋतु थी। तो पर्वतीय क्षेत्र का अंकन, साथ साथ बरसात की ऋतु की जो मनोहारी छटा है, उसका चित्रण हम आगे देखेंगे। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पर्वतीय प्रदेश में बरसात की ऋतु थी। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, और बरसात के मौसम में, और वो भी पहाड़ी इलाके में, किस प्रकार से प्रकृति के प्रांगण में निरंतर नित्य नवीन परिवर्तन होता रहता है। प्रकृति नए नए नूतन नवल छवि धारण करती है। तो कविपंत कहते हैं, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। प्रकृति का जो वेश है, प्रकृति की जो भंगिमा है, प्रकृति की जो रूप सज्जा है, वो पल पल परिवर्तित हो रही है बरसात ऋतु में और पर्वतीय क्षेत्र में। तो पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। पल पल परिवर्तित प्रकृति, प वर्ण की आवृत्ति है, अनुप्रास अलंकार है, साथ साथ चित्रात्मकता है। चित्र के साथ यह कविता शुरू हो रही है। यह पोएट्री भी है और पेंटिंग भी है। तो पंत जी की कविता की बहुत बड़ी विशेषता होती है कि जब वो कविता रचते हैं, साथ साथ वो शब्दों के माध्यम से चित्र भी बनाते हैं। हमारे आंखों के सामने
पर्वतीय अंचल का चित्र साकार हो रहा है और पहाड़ों के इलाके में जब बरसात का मौसम हो, वर्षा ऋतु हो, तो काले घने बादल जो आसमान में छाए हो, धूम धुआरे काजल काले बिखरारे जो बादल हैं, और बादलों के छाने के बाद किस प्रकार का एक नैनाभिराम दृश्य उस पर्वतीय अंचल में उपस्थित होता है, उसका चित्र यहाँ कवि पंत प्रस्तुत कर रहे हैं। तो कविता चित्र से शुरू हो रही है। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। प वर्ण की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार की छटा निराली है। तो पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। पल पल प्रवृत्ति प्रकाश अलंकार है। प्रकृति का जो वेश है वो क्षण क्षण बदल रहा है। आगे की पंक्ति देखें। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृग सुमन ठाड़। अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार। जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। तुक की योजना। पर्वत प्रदेश, प्रकृति वेश, अपार, फाड़, बार बार, महाकार, ताल, विशाल। तुक की योजना, इस अंग्रेजी में राइम स्कीम कहते हैं। अब देखिए पंत जी क्या चित्र बना रहे हैं शब्दों के माध्यम से। मेखलाकार पर्वत अपार, पर्वतीय अंचल की चर्चा पंत जी ने शुरुआती पंक्ति में कही थी। अब देखें कि वह जो पर्वतीय अंचल है और वहाँ जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, उसका आकार मेखला के समान है, अर्थात करधनी के समान है, कमरबंध के समान है। स्त्रियां कमरबंध या किंकणी या मेखला नामक आभूषण कमर में धारण करती हैं, तो वह वर्तुल होती है, सर्कुलर होती है, गोलाकार होती है वह मेखला। तो पर्वतीय अंचल का चित्र है और कविपंत पर्वत के आकार को हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि उसकी जो पहाड़ों की जो आकृति है वो मेखला के समान है, अर्थात गोलाकार, वर्तुलाकार, करधनी के समान है, किंकणी के समान है। वर्तुलाकार आकृति है उन पहाड़ों की। तो मेखलाकार पर्वत अपार, बहुत दूर दूर तक फैले हुए पहाड़ हैं और मेखला की वर्तुल आकृति उनकी है। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़। और पहाड़ों के ऊपर रंग बिरंगे फूल खिले हैं। तो कवि कल्पना करते हैं कि ये जो सुमन शब्द का प्रयोग हुआ है, सुमन का अर्थ है फूल, तो कवि कल्पना करते हैं कि ये जो सुमन खिले हैं, ये जो फूल खिले हैं पहाड़ों के ऊपर, जो मेखला की आकृति वाले ये जो दूर तक फैले हुए अपार पहाड़ हैं, इनके ऊपर जो रंग बिरंगे फूल खिले हैं, सुमन खिले हैं, वे पहाड़ों के दृग हैं, अर्थात उनकी आंखें हैं, उनके नेत्र हैं। तो अपनी फूल रूपी, सुमन रूपी आंखों से, हजारों आंखों से वे मेखलाकार पर्वत, वह मेखलाकार पहाड़ क्या कर रहा है। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़। सहस्त्र कहते हैं हजार को। हजारों आंखों से जो रंग बिरंगे जो फूल खिले हैं, उनको कवि, उनके लिए कवि कल्पना करता है कि ये फूल पहाड़ों के दृग हैं, पहाड़ों की आंखें हैं। हजार आंखों से पहाड़ अपने ही आकार को निहार रहा है। कहां? अवलोक रहा है बार बार। वे मेखलाकार पहाड़ बार बार निहार रहा है। नीचे जल में निज महाकार, अपने महान आकार को, अपने विराट आकार को, उसके पहाड़ के चरणों में जो ताल है, जो तलैया है, जो सरोवर है, उस सरोवर में पहाड़ की आकृति का बिंब बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। तो कवि कल्पना करता है कि यह जो मेखलाकार जो अपार पर्वत है, ये फूल रूपी हजारों आंखों से अपने महान आकार को, अपनी आकृति को, अपनी भंगिमा को, अपने मुखड़े को निहार रहा है उस ताल में जिसमें उन पहाड़ों की आकृति के प्रतिबिंब बन रहे हैं। चित्रात्मकता है, जिसे दृश्य बिंब कहा जाएगा। तो हम कहेंगे कि इस अवतरण में
चाक्षुष बिंब है या दृश्य बिंब है, और अंग्रेजी के शब्दों का अगर हम प्रयोग करें तो हम कहेंगे कि इसमें विजुअल इमेजरी है। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दीर्घ सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पला ताल। ताल तलैया जो सरोवर है, जो झील है, उसमें मेखलाकार पहाड़ की आकृति का बिंब बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। और कवि कल्पना करते हैं कि पहाड़ अपनी छाया, अपनी परछाई, अपने प्रतिबिंब को, अपने मुखड़े के प्रतिबिंब को निहार रहा है उस ताल में, उस तलैया में, उस झील में, जिसके चरणों में पला ताल दर्पण सा फैला है विशाल। वह जो विशाल ताल है वो दर्पण के समान, आईने के समान, शीशा के समान वह फैला हुआ है। और जैसे हम दर्पण में अपना मुखड़ा निहारते हैं, उस प्रकार से यह जो मेखला की आकृति वाला यह जो विराट पहाड़ है, अपने महान आकार को, आकृति को वह इस ताल रूपी दर्पण में, वह जो दर्पण के समान है, विशाल दर्पण के समान है, उसमें निहार रहा है पहाड़ अपने आकार को, अपनी आकृति को। पहाड़ को निहारते हुए हजारों आंखों से अपनी भंगिमा को अवलोकते हुए पंत यहां कल्पना करते हैं। इसमें मानवीकरण अलंकार है। अंग्रेजी के शब्दों का अगर हम प्रयोग करें तो इसमें पर्सोनिफिकेशन है। कविवर पंत जी ने पहाड़ का मानवीकरण किया है। पहाड़ जो निर्जीव है उसको सजीव बना करके यहाँ प्रस्तुत किया है, और उसे हजार आंखों से अपनी ही आकृति को, अपने ही प्रतिबिंब को निहारते हुए दर्पण में, ताल को जो दर्पण के समान फैला हुआ है, तो उस दर्पण में निहारते हुए दिखाया है कविवर पंत जी ने। तो यहाँ मानवीकरण अलंकार है। पंक्ति फिर से, मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दीर्घ सुमन फार, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पला ताल दर्पण सा फैला है विशाल। शब्द मसृण हैं, शब्द कोमल हैं, मुलायम हैं, तत्सम शब्दों का प्रचुर प्रयोग हम यहाँ देख रहे हैं। तुक योजना हमने देखी कि ताल और विशाल में तुक की योजना, और यह छायावादी कविता है। पंत जी छायावाद के कवि हैं, और छायावादी कविता की बहुत बड़ी विशेषता होती है कि प्रकृति के नयनाभिराम सौंदर्य का चित्रण उन कविताओं में हुआ है। इसके साथ ही आज हम अपने वक्तव्य को समाप्त करते हैं।